हेलो क्लास 12। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में कुछ पार्ट हमारे हो गए थे, ठीक है। तो उन्हीं पार्ट के आगे हमें पढ़ना है। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा था कि जो है एक बेलन के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है। तो बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेलन में हमने 4 केस बताए थे। 3 केस जो बताए थे उस दिन उनके हमने बताया था कि डेरिवेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब उन 3 केस को तो हमें ध्यान ही रखना है। इस केस की हम नई बात करते हैं। तो चौथा केस जो हमारा बचा था वो हमारा क्या था, ठोस कुचालक बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो देखो इस चीज़ का हमें देखो फायदा भी है, यूज भी है। फायदा ये है कि अभी इसके आगे हमें गोले के कारण पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले में जो 4 केस होते हैं वो सेम टू सेम इसी की जैसे डेरिवेशन होते हैं। सेम यही नहीं होना है, मतलब कि उसमें जो है गोले का आयतन अगर वहाँ रखेंगे, गोले का क्षेत्रफल अगर रखेंगे तो वो क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन तरीका क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो इस चीज़ का एग्जाम में भी बहुत काम होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो हमसे डायरेक्ट पूछेगा कि गॉस का नियम लिखें। गॉस का नियम जो होता है हमें वो लिखना है सबसे पहले सिंपली। गॉस के नियम की डेरिवेशन लिखना है जो सिंपली। फिर उसके बाद वो हमसे कहेगा कि किसी एक केस पूछ लेगा, कोई एक ठोस कुचालक बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, ठोस कुचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो कोई एक क्वेश्चन साथ में दे देता है और गॉस का नियम पूछता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगर बात करते हैं ठोस कुचालक बेलन के कारण, तो हमने उस दिन बताया था सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, बेलन लेंगे। तो बेलन ये हमने ले लिया इधर, ये हमारे पास क्या हो गया, एक बेलन। चित्र बड़ा बना रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। ये हमारा एक बेलन हो गया। सबसे पहले तो इसका केंद्र ये हम मान लेते हैं कि इसका क्या है, सेंटर है। यहाँ से जो त्रिज्या है इसकी वो कितनी है, हमारी कैपिटल है। अब इस चीज में डाउट होना चाहिए, ये चीज हम मान रहे हैं। जो इस बेलन की लंबाई है वो हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल एल, ठीक है। आवेश जो है क्यू आवेश वो वितरित है। अब सबसे पहली चीज, अगर प्रीवियस लेक्चर किसी ने नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देख के आना। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जो बेलन होता है, बेलन के 4 केस में 3 केस जो होते हैं उनमें जो आवेश होता है वो उसके कहाँ पे, पृष्ठ पे वितरित होता है, बेलन के केवल बाहर वाले सरफेस पे। लेकिन जो चौथा केस ये ठोस कुचालक बेलन का होता है, इसमें आवेश जो होता है वो उसके पूरे आयतन में वितरित होता है, पूरे आयतन में, संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। तो ये कुछ इस तरीके से मान लो, ये पूरा का पूरा आयतन हमारा क्या, धनावेश, छोटे छोटे धनावेश, इसी के पार्ट जो है उससे क्या है हमारा, ये भरा हुआ है। इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे आवेश भरा हुआ है, तो हमने बताया था उसमें कि सबसे पहले हमारे कितने केस होते हैं, 3 केस होते हैं। डेरिवेशन का जो पार्ट है वो हम इस तरह करेंगे। 3 केस हमारे कौन कौन से थे, सबसे पहले तो हम बेलन की क्या देखते थे, भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे कि बेलन के भीतर हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आएगी। दूसरा केस हम क्या लेते थे, बेलन के बाहर
जो लास्ट केस था वो हमारा कहाँ था, बेलन के पृष्ठ। तो सबसे पहले केस की बात कर लेते हैं कि बेलन के भीतर क्या है। तो बेलन के भीतर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो हमने बताया था कि बेलन के भीतर निकालनी है, तो सबसे पहले हमें बेलन के भीतर एक क्या मानना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। अब गॉसियन पृष्ठ मानेंगे तो गॉसियन पृष्ठ वो किस प्रकार का होगा, बताया था उस दिन। बेलन के अंदर अगर मानना है तो बेलन के रूप में, बेलन के बाहर मानना है तो वो भी बेलन का शेप होता है। तो इस धनावेश को हम मिगाड़े दे रहे हैं, ये मिगाड़ इसलिए रहे हैं ताकि चित्र जो है वो क्लियर रहे, ठीक है। इसे मिगाड़ना नहीं है, इसी से ध्यान रखना। एक हम इसके अंदर क्या कंसीडर कर लेते हैं, बेलन कंसीडर कर लेते हैं। अब ये चीज हमें ध्यान रखना है कि वो जो बेलन है, हाँ तो ये बता रहे थे कि वो जो बेलन है, बेलन की लंबाई हमारी क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब कि एक बेलन ये रखा है, उसके अंदर सेम मतलब की लंबाई का बेलन रखा है, लेकिन बस उसकी अब उसके अंदर रखा है तो उसकी त्रिज्या ऑब्वियस सी बात है हमारी क्या रहेगी, बाहर वाले से कम रहेगी कुछ। तो इसकी त्रिज्या कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया ये त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। लंबाई हमारी उतनी है, कितनी है, एल है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो बाहर एल है वही अंदर है। अब बेलन के भीतर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना होता था, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्यों निकालते थे, क्योंकि फ्लक्स से ही रिलेटेड हमारा क्या था, गॉस का नियम था। तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स के दो सूत्र हैं, दोनों का हमें यूज करना पड़ेगा। पहला क्या था, फाई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और दूसरा क्या था, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो उन्हीं दोनों सूत्रों का यूज यहाँ पे करना है हमें। तो सबसे पहले तो इसको अगर हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, फर्स्ट सरफेस, ये हमारी क्या है, सेकंड सरफेस, ये हमारी क्या है, थर्ड सरफेस। 3 सरफेस है हमारे पास। इसका जो डी ए वेक्टर है वो समथिंग क्या होगा हमारा, इस प्रकार होगा। बाहर की तरफ हमने बताया था, ये चीज़ तो बताया था, मतलब ये बेलन है तो ऊपर की तरफ, ये नीचे है तो नीचे की तरफ, और ये हमारा पृष्ठ है तो इस साइड। इसका हमारा इस साइड होगा, इसका नीचे की तरफ है, परपेंडिकुलर थोड़ा तिरछा बना है, उसको सीधा बनाना। हाँ, अब आवेश जो है उसके संपूर्ण आयतन में वितरित है। तो आवेश अगर संपूर्ण आयतन में वितरित है तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आवेश अगर उसके संपूर्ण आयतन में वितरित है तो आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बेलन के बाहर कुछ इस तरीके से निकल रही होगी, ठीक है। अब बेलन के बाहर अगर कुछ इस तरीके से निकल रही होगी तो वेक्टर ई यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में, वेक्टर ई यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में, वेक्टर ई यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स की बात कर लेते हैं अगर, तो फाई टोटल जो है उस दिन बताया था, ये सब चीज़ें बताई थी उसमें, तो वो किसके इक्वल होता है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 फाई 2 फाई 3 मतलब कि ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, ये तीसरा पृष्ठ। तो हाँ, तो बात कर रहे थे कि हाँ जो फाई टोटल होता है वो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पृष्ठ। अब बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इंटीग्रल के अंदर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इसका भी क्या लिखेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, प्लस तीसरे वाले का भी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। चित्र सिर्फ हम समझाने के लिए नहीं मिटा रहे हैं, डेरिवेशन उतने में तो नहीं आ पाएगा, वो तो खैर हमें पता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, डेरिवेशन साफ से नोट करना। तो सबसे पहले पृष्ठ की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर ई वेक्टर डी ए दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 90। दूसरे वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ई भी इसी तरफ, डी ए भी इसी तरफ, तो दोनों के मध्य कोण कितना, 0 डिग्री। तो ई डी ए कॉस 0 प्लस तीसरे वाले की बात करते हैं, तो ई डी ए, देखो इसमें कितना कोण, ई और डी ए परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, कॉस 90। तो फाई टी की बात करते हैं, तो फाई टी हमारा जो है यहाँ पे ये कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो केवल क्या बचेगा, ई डी ए। ई को अगर बाहर निकाल लें अंदर क्या बचेगा हमारा, डी
ये जो आता है ये हमारा किससे निकाल रहे हैं, फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, गॉस के नियम से अभी हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो डीए अगर बात करते हैं तो एरिया हमने बताया था उस दिन किसका रखेंगे हम लोग, इसका निकाल रहे हैं, इसका फ्लक्स, तो इसका हम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अप्लाई कर लें। तो त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर, लंबाई कितनी, एल। तो बताया था बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो हमारा कितना होता है, 2 पाई आर एच या 2 पाई आर, यहाँ पे लंबाई कितनी मानी, एल, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो फाई टी हम कितना लिखेंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये चीज दिख रही होगी, तो फोन बहुत आ रहा है, हाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़े। हो गया, देखो अगला केस, अगला केस क्या मतलब कि उसी में आगे डेरिवेशन। तो हमारा जो है समीकरण 1 क्या मिला है, हमारा फाई टी जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ई इंटू 2 पाई आर इंटू स्मॉल, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे जो आयतन है, जो आवेश है वो उसके किस में वितरित है, संपूर्ण आयतन में वितरित है। तो हमें जो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, हम लोग पृष्ठ आवेश वितरण का यूज नहीं करेंगे। उन तीनों डेरिवेशन में जो हमने यूज किया था वो हमने किसका यूज किया था, पृष्ठ आवेश वितरण का, क्योंकि आवेश जो था उसके पृष्ठ पर वितरित था। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, आयतन आवेश वितरण का। तो आयतन आवेश वितरण जो होता है, आवेश वितरण की परिभाषा से, वितरण की परिभाषा से, ठीक है, लिखे दे रहे हैं तो तुम लोग बहुत आलसी हो। तो आयतन आवेश की वितरण की परिभाषा से अगर बात करते हैं तो जो आवेश होता है रो बराबर, डिनोट किसे कहते हैं, रो से, क्यू बाई क्या होता है, वी, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड, ठीक है। क्यू इनसाइड की अगर बात करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, रो इंटू वॉल्यूम के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो बात करते हैं हम लोग गॉस के नियम से। पॉइंट हमारे दो ही इंपॉर्टेंट है, एक फ्लक्स उससे निकालेंगे, एक फ्लक्स हम इस गॉस के नियम से निकालेंगे, वही दोनों को हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो गॉस का नियम हमसे क्या कहता था कि फाई टोटल जो होता है वो क्या होता है हमारा, क्यू इनसाइड बटे, हाँ तो गॉस के नियम से बात कर रहे थे। तो फाई टोटल जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बहुत तो समस्याएं बहुत हैं जीवन में, कहीं मोबाइल गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे क्यू इनसाइड की, तो क्यू इनसाइड हमने निकाल लिया है, देखो क्या है हमारा, रो इंटू वॉल्यूम। तो फाई टोटल जो लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, रो इंटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज समझने की हमारी, यहाँ पे हम लोग आयतन किसका रखेंगे, इसका रखेंगे या इस बड़े वाले का रखेंगे। तो ये चीज सोचो, हमें निकालना कहाँ पे है वैद्युत क्षेत्र, हमें निकालना है इस बेलन के भीतर। तो इस बेलन के भीतर जितना भी आवेश होगा हमको केवल उतना ही तो लेना है, इस बेलन के बाहर आवेश को हमसे मतलब नहीं है। गॉस का नियम हमसे कहता था कि किसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश बंद है उसका 1/ε0 गुना होता है, ना कि उसके बाहर वाले का आवेश का। तो हमको इसके अंदर का लेना है केवल, तो आयतन भी किसका लेंगे, इसके अंदर का। तो आयतन तो पता होगा सबका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है किसी बेलन का। तो यहाँ पे लंबाई एल ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट, आर स्मॉल लेना है, ये चीज का ध्यान। समीकरण 1 से बात करते हैं,
इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 1 व 2 से। तो वो क्या है? E इंटू 2πr l बराबर रो पाई आर स्क्वायर एल बटे एप्साइलन नॉट। देखो पाई पाई मर गया, आर से एक आर मर गया, एल से एक एल मर गया। तो अगर बात करें तो यहाँ पे अब इस चित्र को मिटा दे रहे हैं, चित्र का काम हो गया। नहीं, चित्र का तो काम नहीं हुआ है, खैर चित्र भी काम पड़ेगा। तो ऊपर का बिगाड़ रहे हैं यहाँ। तो ये क्या होगा? इधर तो हमारा 2 बचा है केवल, तो 2e लिखे दे रहे हैं। पाई आर एल कट गया, तो इधर क्या बचा? रो बचा, आर बचा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो e बराबर क्या आता है? रो आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ के लिए वैद्युत क्षेत्र है? बेलन के भीतर के लिए। तो इस चीज को हम कहीं पे साइड में नोट कर ले रहे हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने में हमको ये मदद करेगा। ठीक है, आगे बात करें। देखो अब बेलन के हम बाहर बात कर लेते हैं, तो ये नोट कर लो, हो गया हो। इस पे चित्र को भी हमें सुधारना पड़ेगा कुछ। उधर वाला नोट कर लो, तब तक हम इस चित्र को सुधारेंगे। ठीक है, आवेश यहीं पे अंदर है, भीतर इसके लंबाई है ये डी वेक्टर नहीं है। हो गया? देखो बेलन के बाहर बात करते हैं। तो बेलन के अगर बाहर की हमें बात करनी है, तो बेलन के बाहर हमें एक क्या लेना पड़ेगा? गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। अब उस गॉसियन पृष्ठ में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो इसके बाहर एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। ये हमारा समथिंग क्या है? बड़ा सा गॉसियन पृष्ठ। बाहर वाला इसी के साइज का बना रहा है, ताकि समझ में आ जाए, तुम लोग को डाउट ना रहे कोई। ये हमारा क्या आ गया? एक बेलन आ गया बाहर। लंबाई हमारी वही एल रहेगी। त्रिज्या हाँ इसकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या लेंगे तो स्मॉल आर इसको मानना है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। स्मॉल आर ही हम लेके चल रहे हैं। तो बेलन के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें वही तरीका क्या अप्लाई करना है? पहले तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, φ1 + φ2 + φ3 से। फिर उसके थ्रू हमें क्या करना है? उसके थ्रू हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो बात करते हैं। तो वही चीज़, एक पृष्ठ ये डी ए वेक्टर, ई वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ ये हमने मान दिया। उधर मान दे तो उधर ई वेक्टर बना देते। चलो इधर बना दे रहे हैं। ये डी ए वेक्टर, ये ई वेक्टर, और ये डी ए वेक्टर, ये ई वेक्टर। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर इधर ई वेक्टर ऐसे, इधर ई वेक्टर ऐसे। तो देखो ई वेक्टर जो है वो दोनों तरफ निकल रही है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो है वो दोनों तरफ निकल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बात करते हैं बेलन के बाहर। तो φt जो होगा वो हमारा किसके इक्वल? φ1 + φ2 + φ3 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। अगर तो ये जो φt है, यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, फॉर्मूला रखते हैं ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस
0 प्लस ई डी ए कॉस 90। अब ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी, हम ये डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। अब समझा नहीं रहे हैं इस चीज़ को, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, अभी इसके पहले भी जस्ट बता चुके हैं। तो फाई टी हमारा क्या होगा, ये जीरो, ये केवल क्या बचेगा, ई बाहर निकल आएगा, अंदर हमारा डी ए बचा। डी ए की अगर बात करते हैं तो बाहर वाला पृष्ठ लेना है हम, गॉसियन पृष्ठ, उसी का एरिया रखना है। तो फाई टी कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। समीकरण नंबर 1 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। तो आयतन आवेश वितरण से आयतन आवेश वितरण से अगर बात करते हैं तो आयतन आवेश वितरण से अभी बता चुके हैं हम, क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनसाइड बटे वॉल्यूम। अब क्यू इनसाइड हमें कहाँ पे लेना है, इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर। तो इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर इतने में ही तो आवेश है कि इतने में पूरे में आवेश है, जाहिर सी बात है इतने में आवेश है, तो आयतन कितना लेंगे, केवल इतना। इस चीज का ध्यान रखना। तो क्यू इनसाइड की अगर बात करते हैं तो वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से रो इंटू वॉल्यूम के। आयतन अगर रखेंगे तो कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर हमने कैपिटल रखा है, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों रखा है, क्योंकि आवेश सिर्फ इतने में है, इतने पूरे में आवेश भरा हुआ नहीं है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ऊपर का नोट कर लो, ऊपर का हो गया हो तो आगे बढ़, हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख कंफर्म कर लो। हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नोट हो गया होगा। तो अगर बात करते हैं हम लोग गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस का नियम हमसे क्या कहता है कि जो फाई टोटल होता है वो हमारा क्या होता है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो क्यू इनसाइड कितना रखेंगे, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बात करें तो उससे हमारा क्या आया था, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल। यहाँ पे क्या आया, रो पाई आर स्क्वायर एल बटे एप्सिलॉन नॉट। पाई एल कैंसिल, आर नहीं कैंसिल हो रहा है आपकी बात, तो ये बराबर क्या आता है, रो आर स्क्वायर बटे 2 आर एप्सिलॉन नॉट। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा कहाँ आया है, बाहर आया है, ये हमारा कहाँ आया था, भीतर आया था। अब देखो सबसे पहले तो पृष्ठ में निकाल लेते हैं, पृष्ठ में ये हो गया, इस चीज को भी हमने कहीं नोट कर लेना है। तो ये बराबर क्या आया है, रो आर स्क्वायर बटे 2 आर एप्सिलॉन नॉट। काम पड़ेगा इस चीज का भी, देखो ग्राफ में कैसे हो गया, मिटा दे। हाँ तो लास्ट पार्ट अगर करते हैं हम लोग बेलन के पृष्ठ, बेलन के पृष्ठ पर की बात कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ई बराबर जो हमारा निकल के आया है, रो आर स्क्वायर बटे 2 आर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे पृष्ठ पर निकालना चाहते हैं तो ये जो स्मॉल आर जो बड़ी त्रिज्या ली है वो हमारी इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, तो रख देते हैं। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, देखो रो आर स्क्वायर बटे 2 आर एप्सिलॉन नॉट, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये कितना आएगा, रो आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि पृष्ठ पे भी कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब इसी चीज का हमें यूज करना है, देखो इस चीज को पहले नोट कर लो।
फिर आगे बात कर लेते हैं ग्राफ की लास्ट में। हो गया। अब ये फिगर मिटा रहा है, अब इस फिगर का कोई काम नहीं है, ग्राफ B3 बना ले रहे हैं हम। तो ग्राफ की अगर बात करते हैं तो समथिंग पहले तो कुछ एक्सेस लेते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा उस बेलन का क्या है, केंद्र बिंदु है O, तो कुछ त्रिज्या पे R त्रिज्या पे ये हमारी क्या होगी, कैपिटल R त्रिज्या हो गई। ठीक है, कैपिटल R त्रिज्या पे सबसे पहले तो अंदर की बात करते हैं। तो अंदर हमारा क्या था, E बराबर रो R बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो E प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है, स्मॉल r के। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को हमें समझना है। रो क्या है हमारा, नियतांक है, 2 भी नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट भी नियतांक है, लेकिन r दूरी हमारी उसके अंदर, भाई बेलन के अंदर हम लोग इतनी दूरी ले सकते हैं, इतनी दूरी ले सकते हैं, इतनी दूरी ले सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो r हमारा क्या है, ये नियतांक नहीं है। तो कुछ दूरी तक तो ये लगातार क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। E प्रोपोर्शनल टू क्या है, r के है, बेलन के अंदर के लिए। कहाँ तक, कैपिटल R तक, स्मॉल r मत लिखो, कैपिटल R तक ये क्या रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। इस तरीके से। उसके आगे बात करते हैं कि अगर पृष्ठ पे, तो पृष्ठ पे हमारा ये क्या आता है, रो R बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पृष्ठ पे एग्जैक्टली जो है वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो ये कितना हो जाता है, रो R बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा क्या है, रो R बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो E प्रोपोर्शनल टू R तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, R, लेकिन ये वाला छोटा वाला तो बढ़ सकता है ना, बाहर हम कितनी भी दूरी बढ़ा सकते हैं। तो इस स्मॉल r के कारण यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कुछ हमें ऐसा मिलता है। यहाँ पे हमारा क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यहाँ पे हमारा क्या है, E प्रोपोर्शनल टू R। ग्राफ को हम लोग महत्व नहीं देते हैं अभी, लेकिन ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, NCERT में ये दिए हैं हर जगह, तो पेपर में भी पूछ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। गोले के डेरिवेशन हम कल करवा देंगे, ठीक है।